हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 का पहले का जितना पार्ट था वो करवाया था। अब आज इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 में जितना क्वेश्चन है वो सभी कवर करवाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखा हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 पहले हम लोग खोल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या स्थिति दी गई है। उदाहरण नंबर 1 में पहली स्थिति हमारी है x² माइनस 2 में पहला पार्ट है कि x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। देखिए, मध्य पद को हमें इस तरीके से तोड़ना है। हमने जब 4.2 प्रश्नावली की स्टार्टिंग में बताया था कि मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना है, क्योंकि इसमें लिखा गया है पहले क्वेश्चन में कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके दो मूल आएंगे। अब मूल x का मैक्सिमम पावर जो होगा यक्ष का इस समीकरण में, मतलब इस समीकरण का उतना मूल होगा। यक्ष का जितना पावर होगा यक्ष, और उस समीकरण का उतना ही मान आएगा। तो यक्ष का कितना पावर है? 2, यानी यक्ष के 2 पावर से हमें पता चला कि इसमें 2 मूल निकलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, मध्य पद को 2 ऐसे भागों में विभाजित करना है, मध्य पद को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 324 मिल जाए और जोड़ दें तो हमें 45 मिल जाए, या घटा दें तो 45 मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम, अगर बड़ी संख्या, जैसे छोटी संख्या होती तो हम जल्दी से ऐसे ही मन में सोच करके कर लेते, बड़ी संख्या को भी मन में सोच कर लेते हैं, लेकिन उसको लगाने का एक तरीका है कि आप बड़ी संख्या जो दिया गया, मतलब जो गुणा करने पर आपको लाना है, उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो 324 का मैं अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। 2 8 जा 2 1 जा 3 9 जा 27 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। यहाँ से देखिए, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ कितना हो जाएगा? 36, और 3 तरीका 9। तो 36 में 9 अगर जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा, और 36 का गुणा अगर 9 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 324। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट देखिए यहाँ माइनस, तो ये माइनस में 45 आ जाएगा, यहाँ माइनस प्लस 324 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा 2 बार होगा तो प्लस आ जाएगा। और 2 चिन्ह एक साथ अगर लिखते हैं तो एक चिन्ह को हम ब्रैकेट में कर देते हैं, तो पता ही आप लोगों को। तो x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। एक्स इसमें से कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी x माइनस, देखिए यहाँ प्लस है, इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 और x माइनस 9, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36, और x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9। बस सिंपल, 2 मूल हमको मिल गया, 36 का 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि उदाहरण नंबर 1 का दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है। तो उदाहरण नंबर 1 दूसरे का एग्जाम्पल है, मतलब दूसरे सवाल में एग्जाम्पल का पहला भाग ये है और दूसरा भाग क्या कह रहा है। दूसरा कंडीशन क्या बना है, x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हल करना है। हमें गुणा करने पर 750 लाना है, जोड़ने या घटाने पर 55 लाना है। इस तरीके से हमको सवाल को हल करना है। चलिए, x² माइनस 55x प्लस 750, गुणा करने पर 750 आ जाए तो देखिए इधर कैसे ही रैंडमली मैं इसको इसका मैं अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। 2 3 जा 6 7 5। ठीक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 जा 15,
चलिए यहाँ से क्या बना, 2 3 जा 6 पंचे 30 गुणे 5 25, 30 25 कितना हो जाएगा 55, और 25 का यहाँ माइनस माइनस कर देंगे तो माइनस में 55 आ जाएगा, और हमको माइनस में ही चाहिए 55, ठीक है। और प्लस में हमें 320 चाहिए, सॉरी इसको जोड़ देंगे तब ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर इंटू -25, तो ये 750 कैलकुलेशन करने पर आएगा, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस में हमें 750 चाहिए। चलिए अब तोड़ देते हैं। 55 के स्थान पे हमें क्या लिखना है कि -30x और -25x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से x कॉमन है तो x -30, और यहाँ से 25 कॉमन है तो x -30 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखो कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले, जैसे यहाँ 25 है और 25 के पहाड़े में भी कितना आता है 750, तो 25 से इसमें भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो यहाँ लिख दिया जाता है, ठीक। और ये प्लस माइनस यहाँ कैसे लिखा गया, इसका कारण क्या है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस है, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे मतलब -25 कॉमन लेंगे तो अंदर का जो चिन्ह होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। प्लस होने पर कुछ भी नहीं परिवर्तित होगा, यहाँ अगर प्लस रहेगा तो जो चिन्ह यहाँ दिया गया वैसे एज इट इज उतार देंगे वैसे ही, ठीक है। लेकिन अगर माइनस दिया तो अंदर वाला चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है। अगला इसके बाद वाला स्टेप x -30, देखो ये दोनों बराबर है तो इसको एक बार लिख देंगे, और यहाँ से फिर x -25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 30, और एक बार x इक्वल टू इस तरीके से करते हैं, x -30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 30, और एक बार x -25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 25। सिंपल, कुछ भी करना नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब मैं आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे अच्छे मार्क्स आप लोगों को आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। 4.2 का था पिछला भी क्वेश्चन, 4.2 तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो मान लेते हैं, माना दो संख्याएं यक्स व, देखिए दो संख्याओं का योग दिया है, अगर एक यक्स आपका है तो दूसरा 27 - x हो जाएगा। जैसे दो संख्याओं का योग अगर 20 दिया है और एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 20 में से 5 घटा देंगे। ऐसे ही आपका एक संख्या हमने x माना, ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है तो घटेगा नहीं, केवल मान लेते हैं और उसी का मान निकाल देंगे तो वो संख्या हमको मिल जाएगी। तो एक संख्या हमारा x हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या होगी 27 - x है, ठीक है। जिनका योग 27, ठीक है, ये यहां से दो संख्या हो गया। और गुणनफल क्या दिया 182, गुणनफल 182 दिया है, ठीक। इन संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है 182, तो 27 - x इक्वल टू 182 गुणा कराओ तो यहाँ से 27x - x², इसको इधर ले आएंगे तो -182 इक्वल टू 0, ठीक। इसको क्रम से लिख लो, क्योंकि पहले हमें x² चाहिए, फिर x चाहिए, फिर अंक हमको चाहिए, तो इसको ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से x² - 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0, माइनस इधर जाएगा 0 हो जाएगा, यानी x² - 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण से हमें मूल निकाल देने, दोनों संख्याएं बता देनी है वो दोनों संख्या होंगी क्या। चलिए यहाँ माइनस से गुणा भी करा सकते हो या माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, सेम चीज़ है वो।
गुणा करने पर हमें 182 मिलना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 27 मिलना चाहिए। ठीक है, तो 182 का क्या करेंगे, सिंपल क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। यहाँ से 2 सते 14 प्लस 13 तो हमको मिल जाएगा 27, क्योंकि माइनस में चाहिए तो माइनस यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे तो 27 मिल जाएगा। और अगर -14 गुणा -14 का गुणा -13 से कराएंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। 13 चौक के 52, 13 के अंदर 13 5 18। ठीक है, तो 14 और 13 ऐसी दो संख्याएं हैं। 14x - 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं तो x - 14 और यहाँ से 13 कॉमन कर लेंगे तो x - 14 इक्वल टू 0। ठीक, एक बार x - 14 और एक बार x - 13 इक्वल टू 0। एक बार x - 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हमें मिल जाएगा 14 और एक बार x - 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हमें 13 मिल जाएगा। यानी वो संख्या क्या है, एक संख्या तो आपका है 13 और दूसरी संख्या क्या है 14। ठीक है, हमें दोनों मूल मिल गया। एक संख्या हमारा 13 है और एक संख्या है 14। 13 14 को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 27 मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हमने एक क्रमागत शब्द पहले भी 4.1 प्रश्नावली में भी आया था। क्रमागत चीज, क्रमागत क्या होता है, तो क्रम से आने वाली संख्या क्रमागत संख्या कहलाती है, हमने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ तीसरा पॉइंट तो मान लेते हैं, माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक x व x प्लस 1 है। ठीक, x व x प्लस 1 है। गुणनफल दिया है इसका, इनके वर्गों का गुणनफल दिया है। इन संख्याओं के धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के का जो संख्या है उनके वर्गों का गुणनफल दिया है। वर्गों का गुणनफल, वर्गों के योगों का गुणनफल दिया है। वर्गों के योगों का गुणनफल काफी मिस्टेक हो रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी जिनके वर्गों का योग, गुणनफल नहीं दिया, वर्गों का योग ही केवल दिया। वर्गों का योग दिया है 365 या ओके, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर ये आपका a है और ये b प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2x माइनस 365 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 300 घट जाएगा एक इसमें से, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस 0। 2 सिंपल इसमें कॉमन कर लेते हैं, 2 इसमें कॉमन करेंगे तो 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इसका भाग इसमें हो जाएगा तो 0 ये भी हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करने पर 182, जोड़ने घटाने पर 13, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14 में से 13 घटा देंगे 1 आ जाएगा प्लस में और माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 14
और -13 कॉमन कर लेंगे तो x + 14 = 0। एक बार x + 14 = 0, x = -14 और एक बार x - 13 = 0 तो x = 13। ठीक, दो मूल हमें मिल गए, एक -14 एक 13। तो -14 हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि किसी संख्या का वर्ग कभी माइनस नहीं हो सकता, तो ये वाला ले लेंगे ये x। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे तो एक हमारा मतलब एक 13 मिल जाएगा, एक 14 प्लस में मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां। आप हमारे इन वीडियोस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट हमने बताया, लो चौथा ही पॉइंट था। 5वां क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज ABC जिसका ए का एंगल किसके बराबर हो? 90 डिग्री के। ठीक है, ये 90 अंश का पहचान। ऐसे अगर आपको ऐसे मिल जाए मतलब वहाँ 90 अंश का कोण बना, एक सीधी रेखा मतलब एक लंबवत रेखा 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, अब इसको पढ़िए। 90 अंश का कोण यानी पाइथागोरस प्रमेय है, उससे हम इस सवाल को हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसके आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। ठीक है, और ये सीधी लाइन है, 90 अंश इस पर बन रहा है। इस जिस लाइन पर 90 डिग्री बनेगा वो लाइन हमारी होगी आधार और बची हुई भुजा लंब कहलाएगी। ठीक, यहाँ से 5वां पॉइंट मान लेते हैं। माना कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई इसके आधार से, आधार हमारा ये है, इसको मान लेते हैं x। इकाई क्या है? सेंटीमीटर, मीटर। सेंटीमीटर में है इकाई तो सेंटीमीटर मान लेते हैं। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है उसकी ऊंचाई, लंब ही ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x - 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमको ज्ञात करना है सिंपल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं तो तरीका क्या है इसका लगाने का? माना आधार x सेंटीमीटर तब ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। कर्ण भी शायद दिया इसमें, कर्ण दिया कितना? कर्ण दिया 13 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, रख दीजिए मान लंब का स्क्वायर। यहाँ मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा? लंब हमारा है x - 7 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि x - 7 यहाँ स्क्वायर लगा, स्क्वायर सिंपल लगा देंगे। ये हमारा है x का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर, इसको a मान लीजिए, इसको b, तो x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और -2ab यानी 14x और प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, इसका पूरा 2 बार करेंगे तो 169 आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 माइनस 149 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको घटाएंगे तो -120 इक्वल टू 0।
माइनस 120 में 49 जोड़ देंगे, ठीक है। 2 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो इसका इधर भाग हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब गुणा करने पर हमें 60 लाना है, जोड़ने घटाने पर 7 लाना है। गुणा करने पर 60 आना चाहिए 60, और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए 7, ठीक है। तो देखिए 12 पंची कितना होता है 60, और 12 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कामन तो x माइनस 12 प्लस यहाँ से 5 कामन तो x माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5, ठीक। अब इस माइनस 5 से तो कोई मतलब हमको है नहीं, ठीक है, क्योंकि किसी की लंबाई माइनस में नहीं हो सकती। कोई माइनस 120 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, ठीक है, माइनस में लंबाइयाँ नहीं होती। तो इस -5 से हमें नहीं मतलब, हमें x का मान जो पॉजिटिव आया है उसको लेना है, यानी 12 यहाँ रख देंगे, यानी आधार हमारा 12 है, और यदि 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 5, ठीक, प्लस में 5। इस तरीके से हम सवाल को हल करते हैं, और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है जो कि 6वां पॉइंट है, उसके साथ चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से इस सवाल को लगाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस पर ही मैथ आधारित है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतना ही टैलेंटेड बनाएगा, ठीक, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे। चलिए अंतिम सवाल इस चैप्टर का, ये आपको जो नई बुक आई है एनसीईआरटी की उसमें मिलेगा ये सब क्वेश्चन। पुरानी बुक में भी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने सिलेबस जो भी जितना भी सिलेबस कटा हुआ था उस सिलेबस के बारे में आपको बताया था, और क्या पढ़ना है ये पूरा आप लोगों को करवाया था। अगर वो वीडियो आप मिस किए हो तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप उससे देख सकते हैं किस तरीके से हमें किस किस चैप्टरों को पढ़ना है। अगर नई बुक से आप पढ़ रहे हैं तो किन चैप्टरों को पढ़ना है, पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं तो किन चैप्टरों को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि नई बुक जो आई है उसमें जितने चैप्टर कटे हुए हैं उन चैप्टरों को हटा दिया गया है, ठीक है, उन चैप्टरों को हटा दिया गया है, इसमें है नहीं। चलिए 6वां क्वेश्चन और अंतिम इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। निर्मित बर्तनों की संख्या हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, इसमें एक कंडीशन दिया गया है। तो पहले अभी हल कर लगाते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या x है, ठीक, निर्मित बर्तनों की संख्या x है। अब कंडीशन पढ़िए, कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या। उस दिन निर्माण किया गया बर्तन कितना है x के 2 गुने से, x का 2 गुना 2x से 3 अधिक है, यानी इतना रुपया निर्माण लागत हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मान लेते एक दिन में
मतलब एक नग की निर्माण लागत 2x रुपया, एक बर्तन की निर्माण लागत कितना है 2x + 3 रुपया। ठीक, और हमारे पास ऐसे कितने बर्तन हैं, x बर्तन है, तो x बर्तनों में निर्माण लागत, तो x का गुणा इसमें हो जाएगा, क्योंकि एक बर्तन का पता है। और जैसे एक बर्तन की निर्माण लागत 5 रुपया है, तो 10 बर्तन की निर्माण लागत कितना रुपया होगा, तो 5 से 10 में गुणा हो जाएगा। ऐसे ही एक नग की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत 2x + 3 रुपीज है, तो हमें हमारे पास x बर्तन है, x बर्तनों की निर्माण लागत क्या होगी, x से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कुल निर्माण लागत बराबर एक का इतना है और हमारे पास x है, तो 2x + 3। और कुल निर्माण लागत कितना रुपया दिया गया है, कि कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो ये 90 रुपया दिया है, बराबर इसका गुणा करा लो 2x² + 3x, और इसको इधर भेज दो, तो 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक, अब सिंपल आपको क्या करना है, देखिए यहाँ अंक दिया है 2 का गुणा इसमें, तो 9 दूनी 18, 180, गुणा करने पर 180 आए, जोड़ने या घटाने पर 3 आए, ऐसी कौन सी संख्या है। ठीक, 180 आए तो सिंपल आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 90, 45, 5, 5, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12, 15, ये तो 180 हो जाएगा, और 15 में से 12 जब घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3। ठीक है, तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। यहाँ से x कॉमन है, x कॉमन यहाँ से, तो 2x + 15 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से कॉमन हमको मिल जाएगा 6, तो यहाँ से 2x और +15 = 0, तो 2x + 15 = 0, 2x = -15, x = -15/2। ये तो हमको लेना नहीं, क्योंकि बर्तन -15/2 का मतलब क्या है, -15/2, तो बर्तनों की संख्या -15/2 हो सकती है, नहीं हो सकती। आधा बर्तन क्या है, अरे खाना आपको दिया जा रहा है, पूरी थाली में दिया जाएगा, कि उसमें थाली को काट करके उसमें आप खाना दिया जाएगा। ठीक है, तो आधे से कोई मतलब नहीं, 15/2, ये x का मान हमको सिंपल x का मान ये नहीं लेना। दूसरा वाला x - 6 = 0, तो x = हमें क्या मिल जाएगा, 6, ये वाला पद हमको ले लेना है, x का ये मान लेना है। अब ये मान आप रख दीजिए, यानी निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी थी, x, नहीं सॉरी, हाँ x थी, और x का मान क्या आया, बर्तनों की संख्या x = कितना, 6 बर्तन था। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो नग की निर्माण लागत 2x + 3, यानी 2 × 6 + 3, 12 + 3, यानी 15 रुपया। प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है, 15 रुपया। इस तरीके से हमने प्रश्नावली 4.2 का जितना भी क्वेश्चन था आप लोगों को करवाया। आप इन वीडियोस को देखिए और सवाल को हल कीजिए। आप स्टेप करके सवाल को लगाइए, आप निश्चित तौर पर इन सवालों को समझ जाएंगे, और फिर खुद से प्रयास कीजिए लगाने का। और हम बार बार बताते हैं, अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग इन वीडियोस को देखिए, लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।